नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल इस देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कल इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जिन्होंने उनको देखा, कई सत्ता बनाई, कई बिगाड़ी भी जिसको कह सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो देश के वित्त मंत्री भी रहे, काफी केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे और विधिवेत्ता हैं। इसलिए डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसलिए मैं मानता हूं कि चूंकि इस समय एक बहुत बड़ा मामला आया, जो चूंकि आपने इमरजेंसी देखी, इमरजेंसी का विरोध किया, भूमिगत हुए, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, दो, और मतलब चूंकि उसे देखा जाए तो वर्षों से चलता रहा और आप ऐसे मामलों पर हमेशा आपका कहना था कि भाई इस पर कुछ होना चाहिए। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है और इसको अंतर हो सकता है, चूंकि ऐसा तो नहीं नक्सली राष्ट्रद्रोह है, उन पर तो उतनी कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन यदि मैं कोई कुछ लिख दूं तो कल कहते कि राजद्रोह है, केजरीवाल जेल भिजवा देंगे पंजाब में। ये क्या हो सकता है इस पर? देखिए, कानून तो बहुत स्पष्ट है और इसकी जो दुरुपयोग होती है वो फिर उसको ठीक करने में टाइम लगती है। इसे एक ही प्रॉब्लम हुई है। मैं तो समझता हूँ कि जब गलत अरेस्ट होगी तो और ये सिद्ध हो जाएगी, कितना भी साल लगे, तो उन पर फाइन होनी चाहिए जिसने अरेस्ट करवाया। आज तो कोई, हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, कोई हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। तो लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसमें लोग उसकी दुरुपयोग नहीं कर सकते। सवाल इतना होता है कि जो सत्ता में हैं वो इसको बहुत गंभीर लें। तो दो अलग अलग धाराएं हैं। हाँ। एक राजद्रोह हुआ जो बने सरकार के खिलाफ, हाँ, और एक राष्ट्रद्रोह, या दोनों एक ही, किसी में कोई उसी आधार पर कानून बनेगा? राजद्रोही तो होता ही नहीं है लोकतंत्र में। आप पब्लिक को समझाना होगा, क्योंकि आखिर में वोटिंग होती है और पब्लिक डिसाइड करती है, और लोकतंत्र में तो जनता ही इसकी फैसला करती है। तो जब आप राजद्रोह करते हैं तो राजद्रोह में माने कि कोई ऐसी नीति उन्होंने अपनाई है जिससे हम इसका विरोध करेंगे, वो द्रोही नहीं होता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि चाइना से कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, जब वो बिल्कुल झूठ थी। जब आज वो कह रहे हैं कि देप्सांग और डेमचौक पर बातचीत करने के लिए दोबारा चाइना से मिल रहे हैं, तो जब आए ही नहीं तो बातचीत किस बात पर चल रही है? मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने इसी तुलना है कि एक माओवादी वो राष्ट्रद्रोह करते हैं और एक होता है राजनीतिक विरोध। नहीं, माओवादी तो संविधान को रद्द करने चाहते हैं और एक नया व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। वो हमें सूट नहीं करता। वो लोकतंत्र विरोधी ढांचा जो स्थापित करने चाहते हैं वो हम कभी नहीं मान सकते। इसलिए वो धारा रहनी चाहिए ना, वो धारा तो रहेगी, पर देखिए ये पूरा अखबारों में और टीवी में नहीं आई जी। हमारे पास दो रास्ते हैं राष्ट्रीय द्रोहियों को ठीक करने के लिए जी। एक था ये जिसको अभी संशोधन चल रही है, या वो मिट भी जाए। मैं तो समझता हूँ मिटना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएपीए एक एक्ट है, माने जहां उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जी। उसमें आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है कई महीनों के लिए, तो उसमें ही काम हो जा सकता है। तो ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीज जहां अच्छा, वहां यूएपीए में राष्ट्र के विरोध में आप कुछ करोगे, सरकार के विरोध में नहीं, राष्ट्र के विरोध में। ये जो 124A है उसमें अंग्रेजों ने बनाई थी, तो वो उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध में जो विद्रोह करते हैं। अब सरकार कह रही ना कि हम इसमें विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खत्म करने की बात क्या बात है जी। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। मैं भी समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी विलम्ब कर रही है। इसको कहते हैं भाई, दो जगह से आपको ये कर सकते हैं, आप दोनों का उपयोग कर रहे हैं, यूएपीए और ये, तो इसको रद्द कर दो और यूएपीए पर चलाओ। वो तो एक्ट है, उसमें तो सारी चीज़ें लिखी है, कैसा पकड़ना कैसा छोड़ना ये सब उसमें लिखी है। तो
लोग हमारे मीडिया में भी इसको बताते नहीं है। मैं दो बार आया हूँ इस पर, जी मैंने कहा, परंतु कोई उसका बार बार जब तक नहीं कहोगे दिमाग में, लोगों के दिमाग में घुसेगी नहीं। इसी तरह एक लॉ है जिस पर आपने भी पहले भी लड़ाई लड़ी, क्रिमिनल डिफेमेशन। कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें अनावश्यक रूप से भी, जैसे आपने कहा सरकार का विरोध करें या आपने कोई आलोचना कर दी किसी की भी और उस पर आप पर कर दिया जाता है, इसको भी क्या खत्म करने की जरूरत है? मैं इस पर याचिका 2016 पर सुप्रीम कोर्ट में डाली, बहुत ज़बरदस्त लंबा। उस समय हमारी सरकार, वो ये जेटली और वो रोहतगी, ये दोनों उस मंशा के ही थे कि भाई जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है, तो उन्होंने डट के विरोध किया। अब हमारे जो जज थे, दो जजेस, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिखी, उसमें कई चीज़ों उन्होंने संशोधन की है मेरी, लेकिन जो मूल बात है कि मैंने ये कहा था कि किसी की अधिकार जो है सिर्फ वो बोलने के कारण उसको छीना नहीं जा सकता, ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है। बोलिए लिखने अच्छा, का, हाँ, मैंने उस पर क्रिमिनल डिफेमेशन कैसे होता? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ठीक है, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। ये कानून अंग्रेजों ने बनाई थी, जी सेक्शन 499 500 ऑफ आईपीसी। अब इंग्लैंड में उसको रद्द कर दिया, अमेरिका तो बहुत पहले से ही रद्द किया है। आप फाइन लगा सकते हो, सिविल प्रोसीजर कोड में कर सकते हो, बट ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से हटाना चाहिए। अब इसके लिए तो मैं पूरा सहमत हूँ, जब दोबारा एक मौका मिलेगा मैं दोबारा इसको रद्द करने के लिए इसको करूंगा। संसद इन सब चीज़ों को जल्दी, जैसे कहते हैं भाई, जैसे 370 खत्म किया गया, क्या ऐसी चीज़ें खत्म नहीं हो सकती है? देखिए, मंशा होनी चाहिए जो नेता हैं कि हमें ये नहीं चाहिए पावर। मुझे नहीं लगता मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र है उसको हमारे पास नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छा बात कही। मैं आपको वर्षों से देखता रहा हूँ, जब आप आए राजनीति में, रिपोर्टिंग में, हम भी उस समय यंग थे, कि आप बरारजी भाई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से भी शुरू करें, हाँ। आप जब आए थे तो उसके बाद तो आप और सबसे साथ मोदी जी तक कहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, नरसिंह राव, देवेगौड़ा जी के समय ज़्यादा खैर शायद भूमिका थी नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनसे भी आपका पुराना था। आप सबके लिए, जयललिता, मैंने तो कोई प्रधानमंत्रियों के नाम लिए मैंने, आप उनके लिए महानायक भी रहे और फिर महाखलनायक क्यों बन गए? मैं ये कहता हूँ कि वाजपेयी से मैं कब विरोध में हुआ, जब उन्होंने मुझे दो बातों में विवश करने की कोशिश की। एक, नानाजी देशमुख के साथ मत घूमो, अब उनकी आपस की लड़ाई में मैं क्यों जाऊं। दूसरा, उन्होंने इमरजेंसी में कहा कि सरेंडर करो, तुम्हारे कारण इंदिरा गांधी इसको लंबा खींच रही है। लेकिन 77 में तो आप उनके साथ थे एक तरह से। साथ तो उस समय दिखाया नहीं हमने, विरोध नहीं। बाद में जब उसने मुझे मिनिस्टर बनने नहीं दिया तब से शुरू हुआ, और मुझे युवा मोर्चा का आरएसएस ने मुझे अध्यक्ष बना दिया, तो मैं तो सारा देश घूम रहा था। और उनकी जो नीति थी, रूस के प्रेमी होते हुए, और चाइना के वहाँ गए, मैं वहाँ चाइना ने वियतनाम अटैक किया, वहाँ से भाग के आए, वहीं खड़े होकर उनको आलोचना करना चाहिए था। इसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तब भी आपको नहीं उन्होंने? नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनने तो मैंने उस सरकार को ही गिरा दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपने तो सरकार को गिरा दिया, जिनको बनाया जयललिता का समर्थन लेके बनाया और जयललिता से ही उनको हरवा दिया। हाँ, और जयललिता का इच्छा थी, नहीं तो नहीं करता। वो बहुत कहा मुझे, पहले तो कह रही थी कि इसको झंडा फहराना नहीं चाहिए रेड फोर्ट में। मैंने कहा इतना जल्दी मत करो, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और एक विकल्प बनानी चाहिए। उसमें सोनिया गांधी ने हमें धोखा दे दिया, वचन करने के बाद कि हम एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे। कोई डील हो गई थी वाजपेयी और सोनिया की कोटरोची के ऊपर, तो इसीलिए उसने हमें। लेकिन आप राजीव सोनिया के कैसे करीबी हो गए, जबकि आप तो शुरू से? नहीं, मैं सोनिया के साथ करीबी नहीं होना विल बी रॉन्ग। मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड। राजीव से तो था, बहुत अच्छे दोस्त थे। शुरुआत में वो मेरे बगल में बैठते थे लोकसभा में 1980 में, 81 में जब वो चुन कर आए उपचुनाव में, तो वो बार बार मुझे पूछते थे इसके बारे कैसा बोलूं, उसके बारे। यानी ये धीरे धीरे बढ़ते, फिर हम
चाय पर मिलते थे और अनेक बातों के लिए बात करते थे। जबकि आप कांग्रेस के विरोधी थे तब भी। हाँ, कांग्रेस के विरोधी होते हुए नरसिम्हा राव का भी ऐसे ही था। हम उनके ये मिनिस्टर रैंक पोजीशन में भी आ गए। हाँ। राजीव गांधी ने कई बार कहा तुम आ जाओ, मैं मिनिस्टर बना दूंगा। मैंने कहा मैं आऊंगा नहीं कांग्रेस में। लेकिन चंद्रशेखर ने तो आपको मंत्री बनाया। चंद्रशेखर को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, ये लोग नहीं जानते। मैं नहीं होता तो राजीव गांधी कभी नहीं मानता। राजीव गांधी के समर्थन से तो किया है उसने। और चंद्रशेखर से तो बहुत घमासान लड़ाई हुई थी 1982 में जी। फिर 1987 में चंद्रशेखर ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाकर कहा कि भाई क्षमा कर दो मुझे, दोबारा जुड़ जाओ। मैंने कहा क्या वो ऐसी बात हो गई? वो कहता मुझे अब पता लगा कि ये जो हेगड़े तुम्हारे पीछे पड़ा था और मेरे द्वारा करा रहा था, वो बाद में जैसे आप निकले तो मेरे पीछे हो गया मुझे गद्दी से उतारने के लिए। तो अब मैंने गलती कर दी, मैं मानता हूँ। तो उतना उसका बड़ापन था और मुझे महामंत्री दोबारा बनाया और विलय कराया। और खुद मैंने कंडीशन रखी थी कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तुम्हारे प्रेसिडेंट काल में मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर मैंने वचन किया कि आपको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मैंने राजीव गांधी से बात करके करा। ये जो अब नया फिर से शुरू हुआ काशी और मथुरा, हाँ, अयोध्या तो हो गया चूंकि सब लोगों के प्रयास, आपको कहना चाहिए आपका अभियान था। राम सेतु की बात भी मान ली गई, लेकिन ये जो मुद्दा है, एक बात नहीं मानी हुई। आज तक नरेंद्र मोदी ने उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार करते आया है। राष्ट्रीय धरोहर, हाँ, लेकिन राम सेतु वहाँ है, ये तो वो तो इनके बिना मैंने कर दिया। वाजपेयी ने ही तो इस परियोजना को लाया था, उसको रद्द कराया मैंने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये राष्ट्रीय धरोहर भी मैं सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूँ, पर तुम्हारी अपनी सरकार है, हाँ, उसको करना और हमारी कमिटमेंट है, उसको करने में क्या प्रॉब्लम है? स्वामी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ये काशी और मथुरा का इशू अब उठाने की जरूरत है। अयोध्या हो गया था, उसके बाद नहीं होना चाहिए। बहुत सालों पहले 1964 में साधु संत मिले और उन्होंने कहा कि हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था, परंतु उन सब को हम दूसरे जगह में निर्माण कर सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे हैं जो आज के हमारे धर्म के अनुसार, हमारी विधि के अनुसार, यानी धार्मिक विधि के अनुसार उसी जगह में बनानी पड़ेगी। राम मंदिर, क्योंकि राम पैदा हुए वहाँ, और कहीं नहीं पैदा हुए। कृष्ण जन्मभूमि, वहीं पैदा हुए, कहीं और नहीं पैदा हुए, वहीं बनना पड़ेगा, वहीं मस्जिद खड़ी है। काशी विश्वनाथ शिव ने खुद ज्योतिर्लिंग भेजी और पार्वती को उन्होंने शिक्षा भी दी थी उस वापी के पास। वापी माने उसको क्या कहते हैं, वेल, ज्ञान वापी, हाँ, हाँ। जी। तो नहर कहते हैं, हाँ। तो ऐसे पुनीत जगह, ऐसी श्रद्धापूर्ण जगह, उसमें हम ये मंदिर और कहीं नहीं बना सकते। लेकिन वहाँ तो अब दोनों जगह मंदिर हैं, खाली किनारे पर एक मस्जिद। नहीं, वो मंदिर तो देखिए, काशी ज्ञान वापी मंदिर एक ही जगह में बन सकता है जहाँ मस्जिद खड़ी है। अच्छा। मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, शिव के भगवान तो कहीं भी चले जाओ, कोने कोने में मिल जाएगा आपको। परंतु ये विशेष है कि 12 ज्योतिर्लिंग में 11 तो सुरक्षित हैं। ये औरंगजेब ने जानबूझकर 3 बार उसको तोड़ा गया, 2 बार हिंदुओं ने दोबारा बनाया। फिर औरंगजेब ने फरमान कहा कि ये तीसरी बार वहीं बनना चाहिए, यद्यपि वो कुरान के विरुद्ध में है, फिर भी यहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये हिंदू लोग दोबारा इसको हम जाने के बाद बना लेंगे। और मथुरा? मथुरा तो जन्मभूमि है, वहाँ भी तो मस्जिद का कुछ हिस्सा अलग है। वो है, हिस्सा है। क्यों, क्या हुआ कि ये सेठ लोगों ने 1986 में एक डील कर दिया था कि मंदिर यहाँ होगा, वो वहाँ गए। वो पैदा हुआ जगह में मस्जिद है। तो आपका मानना है कि उसको माना जाना चाहिए? उसको मानना, 3 मान लो, 40,000 छोड़ देंगे।
इसके बाद एक तरह से शांति हो सकती है, वरना तो कई जगह तो हर होना शहर ही में आप कह है, देते हैं। हिंदू शांत हो जाएगा तो सब शांत हो जाएंगे। वो करेंगे तो पिटते हैं, अल्पसंख्यक है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई इनका भी पूर्वज हिंदू है, ये मान लेंगे तो हम सब पारिवारिक रूप से रह वही सकते हैं। ये मोहन भागवत जी, या मैं तो एक प्रोफेसर राजन सिंह, मतलब जो सर हाँ। संचालक थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में मुझे भी कहा कि भाई 3%, तब मैंने प्रिंट में दिया था, हाँ। तब उन्होंने कहा था 3% हैं जो बाहर से आए, हाँ, बाकी तो 97 यहीं के हैं। हाँ, हम उनको किसी को भी उस तरह से अलग नहीं देखना चाहते। हाँ। आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि मुसलमान का जो डीएनए वो तो मेरी है। हाँ, वो सब धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। कई हैं आज भी कहते हैं कि मेरा पूर्वज हिंदू है, जैसे कि फरूक अब्दुल्ला कहता है कि मैं तो ब्राह्मण था, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मण थे वो भी सारस्वत ब्राह्मण। तो ये मुसलमान जिस दिन कह देगा कि मैं मुसलमान नस्ली होता तो मैं पाकिस्तान में जाता। लेकिन मुसलमान को नेता तो उनका कोई ऐसा है ही नहीं सर्वमान्य, जैसे तो हिंदू में भी कई नेता हो गए, लेकिन नहीं, हम लोगों ने भी नेता चापलूस लोगों को ही बनाया था, उसी को टिकट देते थे। तो सब लोग पार्टियों, उसके कांग्रेस पीछे, ने भी यही किया। मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहे साहब हाँ, हम हो, भी चाहे कर रहे हैं, और हम जो गुप्त कर रहे हैं वो और भी बुरा है, मैं क्या बोल नहीं सकता उसका। तो ये लोगों को रिश्वत देना, ये सब, ये इससे नहीं होगा। मुसलमान के लीडर्स हैं, उन लीडर्स को अपने आप आना तो है ही, लेकिन उनको सम्मान देना चाहिए। और दंगा तो बहुत बुरा है, दंगा किसी हालत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए, कोई भी करें। ऐसे ही अब आर्थिक चूंकि उदारीकरण का दौर भी लाने में आपकी भूमिका थी। भारत का आर्थिक भविष्य समाज की प्रगति के साथ या तरक्की हो ही रही है पैरेलल सारा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्री भी जानता हूँ, मैं धार्मिक भी हूँ। आई मीन, दिखाता नहीं हूँ, जाकर उत्तराखंड में बैठकर जप करना, ये तुम्हें कभी नहीं देखोगे। मैं धार्मिक हूँ, और जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा उसको पूरा जानता हूँ, भविष्यवाणी के बारे। मैं कहता हूँ इस देश को कोई नहीं रोक सकता, ये ऐसे 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 आ जाएगा ऊपर। और दुनिया के तीन देशों में एक होगा, उसमें नंबर 2 होगा, नंबर 1 होगा, ये अभी मैं क्या नहीं कह सकता। अमेरिका, चीन और भारत, यही 3 हैं। तीनों की संख्या भी फर्स्ट 3 में है, 1 2 3। जो ज़मीन है वो भी 1 2 3। और इन्हें कई चीज़ों में, और बुद्धि, शोध और अनुसंधान, इस सब में हम बराबर हैं। और लेकिन हमारे देश में एक विशेषता, हम लोकतंत्री हैं। तो लोकतंत्र देश इतिहास में देखोगे कम्युनिस्टों का, तानाशाहियों का ओवरटेक किया है। थोड़े दिन के लिए सब दिखता है, अरे बड़ी डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ अच्छा है, बट वो सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है। जैसे सोवियत यूनियन हो गई, युगोस्लाविया हो गई, कई ऐसे देश हैं जहाँ ज़बरदस्ती, जर्मनी, जहाँ ज़बरदस्ती होती है टूट जाती है। तो हमारे देश का भविष्य बहुत बढ़िया है। मोदी को मौका था, परंतु तो उसको एक तो इकोनॉमिक समझ में नहीं आती, कभी कहते हैं 2AB A+B², उसका से बच्चों हंसते हैं, बट इसको समझ में नहीं आती। 5 ट्रिलियन डॉलर्स मैं 5 साल में कर दूंगा, इसके मैंने 15% ग्रोथ रेट। यहाँ तो ग्रोथ रेट गिरते आई है, 2016 से गिरते गिरते 3% हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली उज्जवल होगा भविष्य, आपको। हाँ, ये हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता, ये इतिहास में लिखा है। और मैं उस लाइन से, वो धार्मिक भावना से, और मैं इतिहास के ज्ञान से, और आज तक क्या हुआ है पिछले 70 साल, उस सब को जोड़कर मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश विश्व में एक महाशक्ति होगी। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर स्वामी बहुत आशावादी हैं, भारत का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे कानून जो बहुत ब्रिटिश राज के हैं वो बदलना चाहिए, और आर्थिक विकास के लिए सरकार सही कदम उठाए तो उसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।
इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद और अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।